तीनों पढ़ लिए थे हम लोगों ने, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव। एक दो बातें बताओ पहले, इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, पोटेंशियल या करंट? वोल्टेज लीड करता है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट, ठीक है। रेजिस्टिव में सेम फेज होता है ना। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है, फेज डिफरेंस कितना था? प्योरली कैपेसिटिव फेज डिफरेंस π/2, रेजिस्टिव में 0 था और इंडक्टिव में भी π/2 था। एक में वोल्टेज लीड करता है, एक में, हाँ, 3 सर्किट पढ़ लिए थे, आज चौथा सर्किट पढ़ना है हमें। आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दो कनेक्ट करने और दोनों सीरीज में कनेक्ट करने हैं। ध्यान से समझना, सिंगल सर्किट हमने तीनों कंप्लीट कर लिए थे, एल, आर और सी। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई थी कि तुमको केवल एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर काम लगेगा तो ये जरूर करेंगे हम, वी आर, वी एल, वी सी। सिंगल में यही आया था, इसका मतलब ये था रेजिस्टेंस लगने पे फेज डिफरेंस 0, इंडक्टेंस पे वोल्टेज लीड करता है π/2, कैपेसिटेंस पे वोल्टेज लैग बिहाइंड होता है। कौन से सर्किट पढ़ रहे हो आप लोग? आरसी सीरीज सर्किट। तो आर और सी, ये डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एक एसी मेंस होगा, रेजिस्टेंस लगाया, कैपेसिटेंस लगाया सीरीज में, ये सी है और ये आर। क्या चेंज होता है? वोल्टेज, ये हो गया वी आर, ये क्या हो जाएगा? वी सी। ये इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी रहा होगा। कोशिश करते हैं जानने की। वी हैव इक्वल ई नॉट, चलो वी की इक्वेशन है मान लो, तो वी तुम्हें ज़्यादा फायदा करता है, तो वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इफेक्टिव में कंडीशन ही यही आती है। अच्छा, आर के साथ वी क्या होता है? वी इक्वल आई आर। कैपेसिटेंस के साथ क्या होता है? वी आई एक्स सी। एक्सी और एक्सएल दो बातें आई थी लास्ट, काफ़ी दिन हो गया, भूल गए होगे। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया था। अब केवल इसको ध्यान दो, आर जुड़े होने पे सीधी लाइन जाती है, फेज डिफरेंस 0। सी जुड़े होने पे वोल्टेज लैग बिहाइंड होता है। तो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे ऐड करूँ तो ये तो हमें क्या मिल गया? वी आर मिल गया, ये क्या मिल गया? वी सी मिल गया। इनके बीच में एंगल कितने का है? 90 का। तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से कहीं से जा रहा होगा, ये जा रहा होगा वी, पाई फेज एंगल यहाँ पे मान लो। कंडीशन सीधी सीधी समझना। अब एक चीज़ देखो, वी आर और वी सी के बीच में एंगल 90 का है, तो इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या ये आएगा? √VR² प्लस 2VRVC cos 90 प्लस 2VRVC cos 90, cos 90 की टर्म 0 हो गई। तो V इक्वल आ जाएगा हमारे पास √VR की वैल्यू IR का होल स्क्वायर प्लस IXC का होल स्क्वायर। I कॉमन ले लो, √R² प्लस आएगा। तो I इक्वल क्या आ जाएगा? इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। तो I इक्वल क्या आ जाएगा? V अपॉन √R² प्लस XC²। सारी कंडीशंस बन गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का? √R² प्लस XC²। I इक्वल V अपॉन R, कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, जब डबल या ट्रिपल सर्किट लगता है तो उनको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। Z इक्वल मिलेगा आपको R² प्लस XC²। तो ये Z की वैल्यू होगी, पहले समझ लो अच्छे से। आरसी सीरीज सर्किट में आपसे अगर इम्पीडेंस मतलब ये रेजिस्टेंस ही है, कोई और नहीं है, यहाँ Z बन जाता है √R² प्लस XC²। करंट की इक्वेशन आ गई आपके पास, I इक्वल V अपॉन √R² प्लस XC²। या मैं दूसरे शब्दों में अब इसको कह सकता हूँ V अपॉन Z, कह सकते हो?
V अपॉन आर कहते हो जब सिंपल आर होता है। मान लो फेज एंगल निकालना हो, इसको A कह दो, इसको B कह दो, इसको C कह दो, तो tan फाई लगाओ। tan फाई क्या आएगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीधा लिख दूँ VC अपॉन VR, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो होता है। तो tan फाई आ जाएगा हमारे पास VC कितना, IXC IR, तो tan फाई मुझे मिल जाएगा XC अपॉन R, या मैं कह सकता हूँ फाई इक्वल tan इनवर्स XC अपॉन R। अच्छा, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C भी लिख सकते हो। तो तुमसे सर्किट में या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या थ्योरेटिकली पूछेगा कि इम्पीडेंस बताओ, ध्यान रखना पड़ेगा, फेज एंगल बताओ, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हर सर्किट में आपको इम्पीडेंस फेज एंगल, इम्पीडेंस फेज एंगल अब निकालने पड़ेंगे। नोट कर लो। RC सीरीज सर्किट हो गया। अब हमें करना होगा LR सीरीज सर्किट, जहाँ पे आपने कैपेसिटर लगाया है, अब आप इंडक्टर लगाओगे। तो LR सीरीज सर्किट को RL सीरीज सर्किट को एक ही बात होती है। चलो LR सीरीज सर्किट बनाते हैं। वैसे एक देसी जुगाड़ है याद करने का, जहाँ जहाँ C लगा वहाँ L लगा दो, पूरा सवाल हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। कहो तो इसी में कर दूँ। हाँ देखो, ये कैपेसिटर था, बड़े ध्यान समझना, इंडक्टर लगा दिया, VL हो जाएगा। सही बात है, V नॉट साइन ओमेगा टी क्लियर है, V इक्वल IR क्लियर है, VL इक्वल क्या हो जाएगा, IXL हो जाएगा, ये भी क्लियर है। इसमें L ऊपर बनता है, तो थोड़ा डायग्राम चेंज होगा बस। जब तुम डायग्राम चेंज करोगे तो इस कंडीशन में, क्योंकि वोल्टेज लीड करता है जब सिंपल वोल्टेज लगा होता है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये तो आ जाएगा VR और ये हो जाएगा VL। इनका कहीं ना कहीं यहाँ से एंगल जाएगा, ये V होगा, ये चीज़, इसको O कह लो, इसको A B C। तो देखो ये भी तो 90 का ही एंगल बना रहा है, तो 90 का एंगल बना, तो ये भी तो VL होगा, ये भी तो XL होगा, ये भी तो XL होगा, ये भी तो XL होगा, तो ये भी तो Z होगा। तो अब देखो, इसको देखो, tan फाई निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, VL अपॉन VR, XL अपॉन R, XL अपॉन R, tan इनवर्स XL अपॉन R। कोई समस्या नहीं है। कोई एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लो, डाल लो और वो कर लो। हाँ, या तो ऐसे ही तो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डाल दो और इतना पेज छोड़ लो, ज़्यादा नोट करने की नीड नहीं है। टाइम वेस्ट करोगे, फ़ायदा क्या है? बस ये ध्यान रखना है कि एंगल किस तरीके से बनेगा। हो गया? लाइट है तो आ रही है, मजाक थोड़ी, इधर ज़्यादा है। एक बच्चा को ले ग्रुप में डालना। LR सीरीज सर्किट हो गया। देखो सुनो, अब जब तुम LC सीरीज सर्किट पढ़ते हो तो अभी कंडीशनली तुम पढ़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? उसका रीज़न है, एक में वोल्टेज 90 लीड करता है, एक में वोल्टेज 90 लैग बिहाइंड होता है, तो 180 का फेज एंगल बन जाता है, तो सीधा VL माइनस VC आ जाता है। तो इसको अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसको मैं रेजोनेंस के केस के टाइम में पढ़ा दूंगा। अब सीधा पढ़ाता हूँ मैं LC-R सीरीज सर्किट। बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता भी है और कई बार आया हुआ है, तो डाल लो कॉपी में LC-R सीरीज सर्किट। LC-R सीरीज सर्किट। लक अच्छा होता है कभी कभी, तो यहाँ से इम्पीडेंस निकलवा लेता है क्वेश्चन में, कुछ करवाता है 2 से 3 नंबर का, यहाँ से एक क्वेश्चन फंसता है, डेरिवेशन फंस सकता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल फंस सकता है। तो सर्किट है, समझ लेना ठीक से। ये कोई AC मेंस रहा होगा, V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, सही है। इसके साथ सबसे पहले क्या लगाया हमने, L लगाया, इंडक्टर, C लगाया, रजिस्टर लगाया। डायग्राम समझ में आ गया। LC-R, जैसे जैसे सवाल किया वैसे वैसे कर दिया करो। ये हो गया VL, ये हो गया VC, ये हो गया VR। ठीक है। अच्छा, अभी अभी मैंने एक चीज़ बताया कि जब LC तुम पढ़ते हो तो उसमें VL माइनस VC बन जाता है। तो कभी भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले AC मेंस की बात कर लेते हैं। V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी।
वी आर क्या रहा होगा आई आर, वी एल क्या रहा होगा आई एक्सएल, वी सी क्या रहा होगा आई एक्स सी रहा होगा। इतनी बात रही होगी। मैंने सोचा इसका डायग्राम बनाऊं अगर मैं, तो बेटा ये डायग्राम बनता है, ये वी आर होता है, इधर वी एल जाता है, इधर वी सी जाता है। अब आपको क्या सोचना है, तीन का तुम एक साथ रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। जब तुम तीन का एक साथ रिजल्टेंट नहीं निकालोगे तो सबसे पहले दो का रिजल्टेंट निकालोगे, वी एल और वी सी का। देखो ये ऊपर जा रहा है नीचे, तो इनका रिजल्टेंट तो माइनस होके ही आएगा क्योंकि फेज डिफरेंस 180 है। तो हो सकता है वी एल माइनस वी सी रहा हो या वी सी माइनस वी एल रहा हो। तो कोई एक केस कर लेते हैं, बात दोनों की बराबर आती है। तो मैं इनका रिजल्टेंट मान लेता हूँ, मेरे पास ये कोई पॉइंट आता है, इसको ए कह दिया, ये कोई पॉइंट आता है बी, और इतनी वैल्यू वी एल माइनस वी सी है। कोई समस्या, ये बात समझ में आई नहीं आई पहले बता दो। नहीं आई। ये वी एल है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ वी सी है, इनका रिजल्टेंट भैया या तो वी एल माइनस वी सी आएगा या वी सी माइनस वी एल आएगा। अब वी एल माइनस वी सी की वैल्यू अगर वी एल बढ़ा था तो हो सकता है इतनी बचे, हो सकता है इतनी बचे, कुछ बच सकती है। तो मैंने वो वैल्यू इतनी दूर के लिए मान ली। अब वी एल माइनस वी सी और वी आर में कितने का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। तो नेट जो v आएगा वो आएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस माइनस वी सी का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो v इक्वल आ जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस, या v की जगह लिख दो आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस आई एक्सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आई बाहर ले लो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई क्या आ जाएगा v अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। बन रही है बातें। इस बार इम्पीडेंस कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आ रही समझ नहीं आ रही पहले बताओ। तो हमारे पास इम्पीडेंस आ जाएगा, इम्पीडेंस जेड इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर मेरे से कोई कह देगा भैया फेज एंगल निकालो, तो फेज एंगल में निकालूंगा tan फाई। ये मान लो कहीं फेज एंगल बन रहा होगा फाई एंगल से, ठीक है। ये वी आर होगा इतना, ये कह लो इस पॉइंट को। तो अगर मैं tan फाई निकालता हूँ तो क्या दिखेगा वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो tan फाई क्या आ जाएगा आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। आई कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो tan फाई आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर। आ गया। अच्छा अगर उल्टा करते, मान लो मैं तुमसे कहता हूँ दूसरा केस कर लेना बेटा, तो वी सी माइनस वी एल इधर लेते, डायग्राम नीचे बनता, बस कुछ नहीं होता, वी सी माइनस वी एल या एक्स सी माइनस एक्सएल होता रहता, बस इंटरचेंज हो जाती टर्म्स। न्यूमेरिकल में आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना होगा क्योंकि स्क्वायर बनेगा, तो चाहे माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू, स्क्वायर में तो प्लस की हो जाती है। इंपीडेंस कैसे निकालोगे, जेड इक्वल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और फाई इक्वल tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। नोट करो फटाफट। LCR सारे सर्किट निपटा लिए, पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर रेजोनेंस का केस पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो पहले, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन उठाएंगे पहले, आदत सी बने। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हैज इंडक्टिव रिएक्टेंस 88 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है एक्सेल 88 ओम। क्या चाहिए हमें, कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस, L चाहिए इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। एक्सेल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, तो क्या एक्सेल का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, यहाँ से आराम से एल आ जाएगा। तो एल कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सेल अपॉन 2 पाई न्यू, खत्म। एक्सेल कितना 88, 2 22/7, न्यू कितना 50,
अब तो हो जाएगा, सारी कैलकुलेशन मैं करूँ। 14/50 हेनरी, समझ जाओगे तुम्हें क्या करना है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन था। देखो इसके फॉर्मूले तुम्हारे पास सेट होने चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूले सारे क्लियर हैं तो तुम एक एक क्वेश्चन कर लोगे, और अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये सेकंड क्वेश्चन था। अच्छा बिल्कुल सेम फोर्थ क्वेश्चन देखो। अरे सेकंड क्वेश्चन देखो, एसी सर्किट टॉपिक का। मिल गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या होता है, ऑफ 0.7 हेनरी इंडक्टर इज 220 ओम। तो हेनरी किसकी यूनिट होती है, एल की। 0.7 हेनरी आ गई, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, एक्सएल 220 ओम। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, क्या निकालना है हमें, क्या सेम फॉर्मूला लगेगा, हो गया। फॉर्मूले क्लियर होंगे, क्वेश्चन होता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, फिफ्थ पे। What is the capacitive reactance of a 5 microfarad capacitor when it is a part of a circuit whose frequency is 50 Hz and 10 to the power 6 Hz? अब देखो what is the capacitive reactance, क्या निकालना है हमें, XC, XC चाहिए, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रोफेरेड ही तो है। कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 50 हर्ट्ज पे। XC का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। XC 1/ωc, खत्म। 1/2 पाई न्यू सी। बेटा कटाई कर दूंगा, ध्यान रखना, अभी रक्षाबंधन गया है। छोटे छोटे फॉर्मूले सारे याद रखो। ये फॉर्मूले नहीं याद करोगे तो फिजिक्स में पढ़ोगे क्या तुम। एक्सेल याद नहीं है तुमको, XC याद नहीं है, अभी सर्किट खत्म किए हैं, है भाई। नहीं याद करोगे क्या फॉर्मूले, याद नहीं है। हाँ सो क्या कह रहे, देख रहे हो। अच्छा इसका सेकंड पार्ट कर लेना, कर लोगे। सिक्स्थ पे आओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको सारे निपटा लो। हाँ फिफ्थ के सेकंड में फ्रीक्वेंसी की दूसरी वैल्यू डाल के आंसर ले आना है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ। A 1.5 microfarad capacitor has a capacitive reactance of 12 ohm. What is its frequency of the source? If the frequency of the source is doubled, what will the capacitive reactance? अब देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। अब 1.5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, C कितना दे दिया, 1.5 माइक्रोफेरेड, सही है। हैज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस 12 ओम, ये क्या है, XC। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, क्या निकल जाएगा, न्यू। सेम फॉर्मूला लगेगा पीछे वाला। करने वाला क्वेश्चन नहीं है, अब दिमाग वाला क्वेश्चन, सीधा वैल्यू पुट कर दो आंसर। अच्छा फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट कुछ कह रहा है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डबल्ड, दूसरी बार जो न्यू 2 है वो कितनी कर दी, 2 न्यू, डबल करी है ना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डबल्ड, व्हाट विल द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC चाहिए। अच्छा इस क्वेश्चन को तो ना सॉल्व करो तब भी काम चल जाएगा भाई। XC इक्वल क्या होता है, 1/2 पाई न्यू C होता है। न्यू को उसने डबल कर दिया, 2 पाई 2 न्यू C। तो XC जो होगा दूसरे वाला XC डैश मान लो, क्या ये XC/2 नहीं हो जाएगा, दो जो पहले का था उसका हाफ हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी डबल करते ही रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा, सॉल्व करने की नीड ही नहीं है भाई। देसी बच्चा होता मेरे जैसा, वो क्या करता, पहले यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालता, फिर उसकी डबल करके वैल्यू पुट करता, फिर सॉल्व करता। लेकिन हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा यार यहीं पर अगर हम डबल करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वैसे भी पढ़ा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी आप डबल करते हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप, और इंडक्टिव रिएक्टेंस
वो डबल हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल इक्वल ओमेगा सी होता है, वो डायरेक्ट 2 पाई न्यू सी होता है। तो एक्सेल प्रोपोर्शनल न्यू होता है और एक्स सी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन न्यू होता है। नहीं आ रही बात समझ? अरे यार एक्सेल इक्वल 2 पाई न्यू एल होता है नहीं होता? तो क्या एक्सेल प्रोपोर्शनल न्यू हो जाएगा? अब कोई कहता है फ्रीक्वेंसी डबल कर दो, एक्सेल क्या होगा? डबल। फ्रीक्वेंसी डबल करिए, एक्स सी क्या हो जाएगा? आधा। ये हाँ बताओ, सो क्या है होगा तुम्हें? टाइम ही ऐसा है, सब नींद में। अगले पे आओ, 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरेड, सी कितना? 10 माइक्रोफैरेड is connected to an oscillator giving an output E equal 10 sin omega t. If omega equal 10 radian per second, find the peak current in the circuit. I नॉट चाहिए, ठीक है। I नॉट इक्वल क्या होता है? V नॉट अपॉन ओमेगा सी। बहुत बढ़िया, क्योंकि I नॉट इक्वल होगा V नॉट अपॉन एक्स सी। हाँ, ओमेगा सी जो आया था ये आया था, अगर ध्यान हो तो, था ना? तो कुल मिला के आपको एक्स सी निकालना है सबसे पहले। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, तुमको ये देखना है सर्किट कौन सा है सबसे पहले। सवाल सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, सवाल को समझ लेना बड़ी बात होती है, क्योंकि ये केवल कैपेसिटिव सर्किट है। तो मुझे कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस को इंग्लिश में तुम बोलते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो एक्सी चाहिए। एक्सी इक्वल होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा एक्सी, जो भी आ जाए वैल्यू 5, 10, 15 हर इच्छा। अब यहाँ से अगर E इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी से देखूंगा तो V नॉट कितना मिलेगा मुझे? 10। अरे V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, कंपेयर कर लिया, V नॉट आ गया 10। मुझे I नॉट चाहिए था, I नॉट इक्वल क्या होता है? V नॉट अपॉन एक्स सी। यहाँ से एक्स सी निकालना, यहाँ 10 बटा एक्स सी जो भी है वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ? हाँ या ना? अगले पे आओ, 8th पे। एन AC सोर्स ऑफ 100 VRMS की वैल्यू 100 वोल्ट हो गया। 50 Hz is connected across a 20 ohm resistor and 2 millihenry inductor in series. Calculate impedance of the circuit, RMS current in the circuit। हाँ, ये देखो, ये सर्किट वाले घूमेंगे सवाल। अब इनमें क्या होगा, आपको सर्किट देखने होंगे कौन से हैं और वैल्यूज पुट करनी होगी। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में बताओ, 8th क्वेश्चन में कौन सा सर्किट है? 8th क्वेश्चन में सर्किट कौन सा है? LR सीरीज सर्किट है। देखते हैं, ठीक है। VRMS कितना दे दिया? 100 वोल्ट, है ना? 50 हर्ट्ज की सप्लाई जा रही है, ठीक है। अक्रॉस अ 20 ओम रजिस्टर, R की वैल्यू 20 ओम, 2 मिली हेनरी इंडक्टर। बहुत बढ़िया, LR सीरीज सर्किट है ये। कन्वर्ट कर लो 2 × 10⁻³ हेनरी इन सीरीज, मतलब ये सीरीज LR सर्किट हो गई। क्लियर है? LR सीरीज सर्किट मिल गया आपको। निकालना क्या है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z चाहिए, और RMS करंट इन द सर्किट VRMS चाहिए, सॉरी IRMS चाहिए। अच्छा, सवाल ये भी ऐसा ही है। LR सीरीज सर्किट में Z क्या होता है? अभी पढ़ा हमने, Z इक्वल होता है √R² + XL² होता है। XL निकाल लो, काम हो जाएगा, ओमेगा L। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो कुल मिला के सबसे पहले तो आप XL निकाल लो 2 पाई न्यू L से, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले आओगे। नहीं ला पाओगे? आ जाएगा। IRMS चाहिए। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? VRMS अपॉन Z। सही है? IRMS VRMS अपॉन Z आ जाएगा। Z आप लोगों ने ऊपर से निकाल लिया। कोई समस्या? पक्का बताओ, बहुत मारूंगा सवाल नहीं हुआ तो। हाँ, चलो अगले पे आओ, 9th पे। कह रहा हाँ सर हो जाएगा।
फार्मूला क्लियर, सवाल क्लियर, फार्मूला खत्म, सवाल खत्म। और इन फार्मूलों को तुम याद नहीं कर पाओगे, इनके लिए केवल दिमाग लगा पाओगे बस। 9th पे आओ। 100 volt 50 hertz source is connected in a series combination of inductance and a resistance. Calculate the magnitude and phase of current. ठीक है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी, तो V इफेक्टिव कितना दे रखा है 100 वोल्ट। V इफेक्टिव को आप कहते थे VRMS, पीछे पढ़ा है आपने। 50 हर्ट्ज एसी, न्यू कितना 50 हर्ट्ज, कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस ऑफ 100 मिली हेनरी, L 100 mH एंड रजिस्टर 20 ओम, LR है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ करंट। I चाहिए और फेज चाहिए, I मतलब IRMS और फेज। तो आप सबसे पहले निकालोगे Z, पुराना क्वेश्चन हो गया, Z निकाल लिया सबसे पहले, कैसे √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। IRMS निकाल लिया VRMS अपॉन Z और tan फाई लगा लिया XL अपॉन R। tan फाई XL अपॉन R ही तो पढ़ते हो, वहां से फाई निकल जाएगा tan इनवर्स जो भी आएगा। नहीं होगा सवाल? टेंथ में आओ। क्वेश्चन नंबर 10, a current of 11 ampere flows through a coil when connected 110 volt DC source, when 110 volt AC source of 50 hertz is applied in the coil, only 0.5 ampere current flows. कैलकुलेट रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, इंडक्टेंस। सेम क्वेश्चन है। देखो डीसी से क्या निकलेगा R और एसी से क्या निकलेगा L। इंडक्टर तो आप एसी में लगाते हो या डीसी में? कॉन्सेप्ट यही लगाते हो, ठीक है। नहीं वैसे डीसी में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। डीसी सोर्स से तो आप R निकालोगे, एसी सोर्स से आप L निकालोगे और फिर Z निकालोगे, दोनों को मर्ज करके। क्लियर? तो डीसी की बात कर लेते हैं। 110 डीसी है और 11 एम्पियर की करंट है, 110 वोल्ट एसी है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 0.5 करंट एम्पियर की करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। तो आई कितनी ले ली हमने 11 एम्पियर, वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट डीसी, यहाँ से आ जाएगा R, ओम्स लॉ सीधा V अपॉन आई, 110/11 कितना आया 10 ओम। वो जो 102 लिखा है ना वो ओम की यूनिट बनाना भूल गया वो आंसर शीट में। अच्छा फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, 110 वोल्ट का एसी है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 0.5 एम्पियर करंट की 0.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इम्पीडेंस चाहिए, इंडक्टर चाहिए। तो यहाँ पे हमको Z मिल जाएगा। Z कैसे निकालोगे? V अपॉन आई, खत्म। तो 110/0.5 सही है। कितना आया? कैसी बातें कर रहे हो, 2 से कटेगा ना? हाँ कैसी बातें कर रहे हो सर, हाँ नींद खुल गई इसकी, कैलकुलेशन मास्टर गलत होते ही। Z इक्वल 220 ओम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L चाहिए। Z इक्वल क्या होता है √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, 220, XL की जगह 2 पाई न्यू L, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। इसकी जगह लिखोगे R स्क्वायर, इसकी जगह 2 पाई न्यू L का होल स्क्वायर इक्वल 220। क्या यहाँ से L नहीं आ जाएगा जब सब कुछ है हमारे पास? आ जाएगा। नोट करो फटाफट।